चलिए देखो बाबू, आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। हम समझने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में, साथ ही साथ हम समझने वाले हैं कि मानव में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो बात समझते हैं गुणसूत्र क्या होता है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, गुणसूत्र क्या होता है। कुछ यूं होती है गुणसूत्र की संरचना, ठीक है। ये गुणसूत्र की संरचना, अगर हम यहाँ से गुणसूत्र के एक पोर्शन को कट करते हैं तो हमें कुछ यूं मिलेगी संरचना। इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें कुछ ऐसी संरचना मिलेगी। यही संरचना हमारी क्या कहलाती है? यही संरचना कहलाती है डीएनए। क्या कहलाती है? डीएनए, है ना। जब गुणसूत्र को क्या कर दिया जाए, अगर आप गुणसूत्र को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ समझिए ये आपका हो गया गुणसूत्र, ये हो गया बेटा गुणसूत्र। अगर इसे आप कट करते हो, कट करके हम देखेंगे तो हमें ऐसी संरचना दिखेगी जिसे हम कहते हैं डीएनए। और आप जानते हो इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने। अगर बात की जाए गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे इसे नाम किसने दिया था? इसे नाम दिया था वाल्डेयर ने। जो हम बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे नाम किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था सन 1888 में। लेकिन गुणसूत्र को खोजा किसने था? तो गुणसूत्र को खोजा किसने था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने? स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। कब? सन 1875 में। दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया, गुणसूत्र क्या होता है। तो देखिए गुणसूत्र बहुत मायने रखता है। आगे जब आप समझोगे इसको, है ना, टोटल बात करेंगे अगर मनुष्य की, पहले यहां लिख लीजिए स्ट्रासबर्गर। इन्होंने सन 1875 में गुणसूत्र की खोज की, जबकि वाल्डेयर ने सन 1888 में इसे गुणसूत्र के नाम से पुकारा। तो जो गुणसूत्र होता है वही आगे चल के किसका निर्माण करता है? डीएनए का निर्माण करता है। यहां देखो पॉइंट समझो पहले। गुणसूत्र को, अगर आप गुणसूत्र को ऐसे कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीएनए। थोड़ा सा गुणसूत्र को काट के थोड़ा सा खींचेंगे ना, तो हमें क्या मिल गया? डीएनए मिल गया। और ज्यादा खींच देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जीन मिल जाएगा। और जीन शब्द की सबसे पहले, है ना, प्रयोग किसने किया था? जोहानसबर्ग ने। जोहानसबर्ग ने किया था। ये गुणसूत्र के बारे में कुछ जानकारी। गुणसूत्र ही तय करता है ना, कि आने वाली संतान में कौन सा अंग कैसे बनेगा। वो लेके सूचना लेके कौन जाता है? डीएनए लेके जाता है। जब मैंने आपको डीएनए पढ़ाया था तो ये सारी चीजें क्लियर थी। याद रखिए। आगे कोशिका विभाजन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा समझिए। हमने समझा क्या गुणसूत्र के बारे में? गुणसूत्र की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में। नाम किसने दिया था? वाल्डेयर ने सन 1888 में। जब कभी भी कोशिका विभाजन आप जानते ही होंगे, है ना। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समसूत्री और दूसरा क्या होता है? अर्धसूत्री। केवल आप इसको मैंने पढ़ाया है पहले, केवल आपको सरसरी निगाह से बता रहा हूं। जब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के क्या हो? जनक के समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। जबकि एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण हो, एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण हो, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या जनक के क्या हो? आधी हो। जनक के क्या हो? आधी हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बात हम समझते हैं कि जो गुणसूत्र होता है उसका आकार तो हमने देख लिया, ऐसा होता है गुणसूत्र। लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो ये कई आकार के हो सकते हैं। ये कैसा कैसा पूछ सकता है कि कैसा आकार होता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि सिचुएशन कौन कौन सी दे रहा है। सिचुएशन का मतलब अगर पूछे कि गुणसूत्र का आकार कैसा होता है, अगर ये पूछे कि कोशिका विभाजन के समय कैसा होता है, तो इसके कई आकार हो सकते हैं। जैसे पहला हमने समझा दंडाकार हो सकता है,
पहला दंडाकार हो सकता है, दूसरा सर्पिलाकार हो सकता है, सर्प के जैसा हो सकता है। मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो इसका आकार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ये लगातार क्या करता है, बदलता रहता है। तंतुकार, समझिए बात को। गुणसूत्र की खोज किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में। नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने। कब दिया, 1888 में। कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र होता है वो दंडाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, या फिर तंतुकार हो सकता है। तंतु मतलब समझते हैं, कॉलोनी ग्रुप में हो सकते हैं। तंतु मतलब एक धागे जैसे हो सकते हैं। यह था गुणसूत्र के बारे में। आगे हम समझेंगे जो कि हमारा मेन पॉइंट है, वो क्या है कि मानव में गुणसूत्र। तो हम जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है, मानव में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है बेटा, 46 होती है। अगर जोड़ी की बात की जाए तो कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अगर जोड़ी की बात की जाए तो 23 जोड़ी होती है। इसे आप नोट करें। अब विस्तार से हम समझते हैं मानव में किस प्रकार से गुणसूत्र, क्या काम होता है, कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, साथ ही साथ मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। नोट करिए। अब समझते हैं हम गुणसूत्र के प्रकार के बारे में। तो हमने जाना कि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं मनुष्य में कितने प्रकार के गुणसूत्र। तो गुणसूत्र स्पेशली हमें कितने तरीके के मिलेंगे, 2 तरीके के। पहले गुणसूत्र को हम कहेंगे कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र, या फिर इसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं स्वजात गुणसूत्र या फिर अलिंग गुणसूत्र। इसे स्वजात या फिर अलिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। पहले इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। या इसे दूसरी भाषा में, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोसोम। ये पूछा जाता है कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। समझिए बात को। मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती कितनी है, 46 होती है। ऑटोसोम से किसे कहते हैं, तो मानव के गुणसूत्र में मानव में टोटल गुणसूत्र होते हैं बेटा 46, जिसमें से 22 जोड़ी, यानी कि टोटल कितना हो गया, 22 जोड़ी। इसका मतलब कितना, 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। पूछेगा मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44। जोड़ी पूछेगा तो कितना, 22। जबकि मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम। ऑटोसोम का काम क्या है ना। तो याद रखिए, अगर आपकी परिभाषा नहीं याद होती तो आप कहेंगे कि लिंग गुणसूत्र के अलावा जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जितने भी गुणसूत्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। ये कभी भी लिंग का निर्धारण, अलिंग लिखा है ना, अलिंग का मतलब ये लिंग का निर्धारण नहीं करते। मतलब आने वाली जो संतान होगी वो लड़का यानी कि लड़का होगी या लड़की, या फिर नर होगी या मादा, इसका निर्धारण ऑटोसोम नहीं करते। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। अगर संख्या की बात की जाए तो टोटल कितनी होती है, 44 होती है। अब समझते हैं दूसरे गुणसूत्र के बारे में। दूसरा गुणसूत्र कौन सा है, इसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोसोम। याद रखिए, ज्यादातर यही नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। हेटेरोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं। तो ऑटोसोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46, जिसमें 22 जोड़ी है ना, 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। अगर बात की जाए बेटा तो कितना बचा है ना, कितना बच गया, 2 ही तो गुणसूत्र हमारे पास बचा
44 हो गया, तो एक जोड़ी हमारे पास क्या हो गया, है ना, एक जोड़ी हमारे पास क्या हो गया, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल कितने होंगे, 2 गुणसूत्र। इनका काम क्या होता है, पूछा जाता है कि वह कौन सा गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा, है ना, लिंग गुणसूत्र। अब समझो, थोड़ा सा बेसिकली समझो कैसे पाए जाते हैं ये गुणसूत्र। तो यहां समझिए, मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो देखो गुणसूत्र कैसे होते हैं, संरचना देखिए, कुछ यूं होते हैं गुणसूत्र एक साथ, ऐसे करके टोटल कितनी जोड़ियां होती हैं बेटा, टोटल कितनी जोड़ियां होती है, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा मान लीजिए, इसको मान लीजिए चौथा, ऐसे करके हम कहां तक जाएंगे, ऐसे करके हम बेटा जाएंगे कहां तक, हम जाएंगे 23 तक। कहां तक जाएंगे, डॉट डॉट करके इसको मान लेते हैं 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र। तो हमने यही ना पढ़ा, आटोसोम से लिंग गुणसूत्र। तो देखो, पहले गुणसूत्र से लेकर इसको हम 22 मान लेते हैं, है ना, या फिर 4 मान सकते हैं, जो भी माने। ये बीच में आप अब समझिए, ये 22 तक है। ये जो 22 जोड़ी होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आटोसोम। ये कभी भी इसका निर्धारण नहीं करते कि आने वाली जो संतान होगी वो लड़का होगी या फिर लड़की। ये लास्ट का जो 23वीं जोड़ी होता है, इसे ही हम कहते हैं हेटेरोसोम, इसे कहते हैं हेटेरोसोम। यही तय करता है कि आने वाली संतान लड़का होगी या फिर लड़की होगी। अब हम समझते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में, तब तक इसे नोट करिए। अब समझते हैं हम किसके बारे में, मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में। तो आप जानते हो कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, मतलब इसमें नर अलग होता है और मादा क्या होती है, अलग होती है। जिसमें नर क्या होता है, विषम युग्म की होता है, जबकि मादा क्या होती है, सम युग्म की होती है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में नर जो होता है वो क्या होता है, विषम युग्म की, मादा क्या होती है, सम युग्म की। और मनुष्य में गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है, 46। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है लेकिन बहुत क्रिटिकल बन जाता है। अब बताइए कि मनुष्य में गुणसूत्र की टोटल संख्या 46, यहाँ इसको डिवाइड करें हम, अगर हम युग्मक को निकालें तो यक्ष को अलग करें, वाई को अलग करें, यहाँ यक्ष को अलग करें, फिर यक्ष को अलग करें। ध्यान से देखिए, बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत इजी है, लेकिन आप इसे टफ बना लेते हो। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य नर जो होता है वो विषम युग्म की होता है, इसके 2 जीन अलग अलग होते हैं, जबकि मादा में एक्स गुणसूत्र होता है और नर में क्या होता है, एक्स वाई होता है। अगर आप यही समझना चाहो, अगर आप मान लो ये नर का है तो ये एक वाला गुणसूत्र यक्ष होगा, ये दूसरा क्या होगा, वाई, ये यक्ष होगा, ये वाई, ये यक्ष होगा, ये वाई, ये यक्ष और ये वाई, ये यक्ष और ये वाई। बातें समझ रही हैं कि नहीं? अगर ये मादा का होता तो ये सभी क्या होते, यक्ष होते। बातें समझ में आई? तो जो नर होता है वो विषम युग्म की, जो मादा होती है वो सम युग्म की। टोटल गुणसूत्र नर में भी कितने होते हैं, 46, और मादा में भी कितने होते हैं, 46। अभी क्या करना है, ये युग्मक में गुणसूत्र बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर बटेगा, तो इसके हिस्से कितना गुणसूत्र आएगा, है ना? नहीं, 46 का आधा करेंगे तो इसके पास कितना आएगा, 23 गुणसूत्र आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई 23 इसके पास आएगा, 23 इसके पास आएगा। मैं एकदम टूटी हुई भाषा में समझा रहा हूँ, है ना? 23 इसके पास, 23 इसके पास, 23 इसके पास और 23 इसके पास। अरे भाई 23 दोनों मिल जाएगा, टोटल कितना हो गया, 46 हो गया ना। अब देखो एक चीज़ और हमें आता है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें आटोसोम कितने होते हैं, आटोसोम कितने होते हैं, 22 जोड़ी। आटोसोम कितने होते हैं, 22 जोड़ी। और हेटेरोसोम कितने होते हैं, 1 जोड़ी। हेटेरोसोम कितना होता है, 1 जोड़ी, 1 जोड़ी। क्या करना है हमें, अब इनको बांटना है। तो अब बताओ टोटल इनमें गुणसूत्र कितना हुआ, 23 आया, है ना? 23 आया तो इसका मतलब 1 आटोसोम होगा। भाई 1 जोड़ी आटोसोम होगा तो 1 आटोसोम इसमें आएगा, 1 आटोसोम इसमें आएगा, 1 आटोसोम इसमें आएगा, 1 आटोसोम इसमें आएगा। सॉरी हेटेरोसोम, समझ में आ रहा? आटोसोम टोटल कितना है,
इसके पास 22 इसके पास आएगा, 22 इसके पास आएगा, 22 इसके पास, 22 इसके पास। नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझ लो, यहाँ रफली कर लीजिए। अरे भाई टोटल गुणसूत्र कितना है 46, इसको दो भाग में x को दो और y को दो, तो y के हिस्से कितना आएगा 23, इसके हिस्से कितना आएगा 23। बातें समझ में आ रही है। अब इसके पास जो ऑटोसोम है वो कितने हैं 22 जोड़ी, और हेटेरोसोम कितना है 1 जोड़ी। तो एक जोड़ी का मतलब यहाँ पे कितना, इसका गुणसूत्र में निकालेंगे तो कितना आएगा 44, ये जोड़ी का निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 2 आएगा ना। तो जब बंटवारा होगा तो एक इसके पास आएगा, एक इसके पास, यानी कि इसके पास 22 क्या हो जाएंगे ऑटोसोम और एक क्या हो जाएगा हेटेरोसोम। समझ रहे कि नहीं, एक क्या हो जाएगा ऑटोसोम, एक क्या हो जाएगा हेटेरोसोम। वही चीजें हमें क्या कर देना है, यहाँ लिख देना है। ये गलत जगह लिख गया, यहाँ क्रॉस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स वाई एक्स एक्स। तो अब बताओ एक्स के पास क्या होगा 22 प्लस एक्स, 22 गुणसूत्र इसके पास पहले, एक इसके पास ये हो गया, टोटल कितना हो गया 23, 23 हुआ ना, 22 ये और ये 23। y की बात करें तो इसमें क्या होगा 22 प्लस y, ये इसका है ना, एक हेटेरोसोम हो गया। आगे बात करें इसको तो इसके पास कितना होगा 22 प्लस x, और इसके पास क्या होगा 22 प्लस x। हाँ, अब एक चीज याद रखिए, अलग अलग बुक में कहीं कहीं इसे 22 के साथ a लिख के दे देता है, 22 के साथ a लिख के दे देगा। a का मतलब क्या होगा, इस a का मतलब होता है ऑटोसोम। तो ये जो ऑटोसोम है, इधर वाले सभी ऑटोसोम्स हैं, और ये प्लस के बाद वाले जो ये x हैं y हैं, ये x है ये y है, ये क्या है सेक्स हेटेरोसोम, या जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है। अभी आप क्रॉस कर लोगे तो पहले का क्रॉस पहले से कर दीजिए, फिर पहले का क्रॉस किससे कर दीजिए, हाँ ना, दूसरे से कर दीजिए, फिर दूसरे का क्रॉस पहले से कर दीजिए, फिर दूसरे का क्रॉस दूसरे से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, अगर 22 ऑटोसोम्स एक गुणसूत्र यक्स का है तो 22 और यक्स कितना कितना हो गया 22 यक्स है ना, और यहाँ किसके साथ क्रॉस हुआ है पहले वाले के साथ, तो 22 ये भी है, 22 22 44 ऑटोसोम्स हो गए, ये भी यक्स ये भी यक्स। इसका मतलब क्या हो गया 22 और प्लस ये टोटल 22 दूना 44 है ना, 44 प्लस एक्स। बातें समझ में आई कि नहीं, 44 प्लस एक्स, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मादा हो जाएगी। जबकि दूसरा क्रॉस इससे करवाया गया 22 प्लस एक्स से करवाया गया, फिर है ना, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी मादा हो गई। अब 22 प्लस ए का क्रॉस 22 प्लस, भाई ये 22 गुणसूत्र वाई वाले से करवाएंगे पहले से, तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, और एक यक्स है एक वाई, तो प्लस यक्स वाई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नर हो जाएगा। अब इसकी बात अगले की बात करें तो 22 प्लस वाई का क्रॉस किससे करवाना है, 22 प्लस यक्स से करेंगे तो क्या होगा 44 प्लस क्या होगा यक्स वाई। यानी कि मनुष्य में एक चीज हमने देखा कि लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र कर रहा है, वाई कर रहा है। अगर ये वाई गुणसूत्र यक्स वाले पे प्रभावी हुआ तो संतान क्या हो जाएगी नर, अगर यक्स वाला वाई पे प्रभावी हो गया तो क्या हो जाएगी मादा। यहाँ देखिए अगर कभी भी ये यक्स गुणसूत्र वाई वाले पे प्रभावी हो जाएगा तो संतानें क्या हो जाएंगी मादा हो जाएंगी। अगर कभी भी वाई वाला यक्स पे प्रभावी हुआ तो ये क्या हो जाएंगी, समझ गए कि नहीं बात को। तो ये था मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा कौन सा गुणसूत्र वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। ये हो गया आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण, नोट करिए।